नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब भले चंगे और आनंद में होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिखाती है कि हालात इंसान को कभी कभी गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी और सच्चा प्यार किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है एक भाई बहन की जो धोखे की दुनिया में जीने लगते हैं, पर फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और टिप्पणी में राधे राधे जरूर लिखना। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव था सरलपुर, जहां दीपचंद नाम का बहुत गरीब आदमी रहता था। वो किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा था। वो गांव किसान मजदूरों का था। उस गांव में कोई भी अमीर आदमी नहीं था, हालांकि सभी के पास कुछ न कुछ जमीन थी। एक दीपचंद ही था जिसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। सिर्फ एक घर था और अपना शरीर था। कहीं भी मेहनत मजदूरी करो और खाओ पियो। तो दीपचंद कहीं भी घूम फिर कर काम कर लेता था, मगर वह कहीं कोई पक्का काम चाहता था तो वो आसपास के गांव में काम की तलाश करता, मगर उसे 2-4 दिन से ज्यादा कहीं काम नहीं मिलता। और इस तरह कभी 1-2 सप्ताह तक कहीं कोई काम नहीं मिलता तो दीपचंद परेशान हो जाता। एक दिन उसने विचार किया कि अब मुझे कहीं दूर चलकर काम करना चाहिए। मेरा यह रखा ही क्या है जो इन सब का मोह करूं। एक झोपड़ी है जिसमें सिर्फ एक चारपाई आ सकती है। जमीन और घर के नाम पर मेरे पास इतना ही है। वो बहुत विचार कर दूसरे दिन घर से निकल पड़ा। उसने किसी से सुना था कि गांव से दूर जाने पर एक नगर मिलता है जो गांव से बहुत बड़ा होता है। वहाँ बहुत अमीर आदमी रहते हैं। वहाँ कोई खेती किसानी नहीं करता। नगर में कोई बाग बगीचे भी बड़े बड़े नहीं होते। वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। वहाँ का हर आदमी बहुत अमीर होता है। वह अमीर अपनी सुख सुविधा के लिए गांव वालों को नौकर रखते हैं, उनसे छोटे मोटे काम लेते हैं और कम काम के पैसे ज्यादा देते हैं। तो इसी आस से वह नगर की खोज में निकल पड़ा, मगर उसे पता नहीं था कि नगर कहाँ है, वहाँ काम कैसे मिलेगा। बस घर से निकल गया था। वह चलते हुए एक जंगल से गुजर रहा था। उसे जंगल में ही शाम हो गई तो वह काफी डर गया। वह जंगल के रास्ते भी कभी नहीं गया था। रात में जंगल में रहने की बात ही अलग थी, तो वो घबराने लगा। सोचा कि अब क्या करूं? ये जंगल कितना बड़ा है, इसका अनुमान भी नहीं है। वो जंगल में इधर उधर देखने लगा। उसे कहीं कोई आदमी नहीं दिखाई दिया तो वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे जंगल में एक बुढ़िया जाती हुई दिखाई पड़ी जो कुछ बकरियों को लिए हुए जा रही थी। यह देख दीपचंद की जान में जान आई कि जंगल में कोई इंसान भी रहता है। मैं उसके घर ठहर सकता हूँ, भले वह भोजन दे या ना दे, रहने को स्थान जरूर दे देगी। तो वह बुढ़िया के पीछे लग गया। बुढ़िया कोई 500 कदम आगे गई और रुक गई। दीपचंद ने देखा कि जंगल में एक झोपड़ी है। एक बकरियों के लिए अलग से झोपड़ी है। बुढ़िया की झोपड़ी मजबूत लकड़ियों से बनी है, जिसमें रात में कोई जानवर घुस नहीं सकते, तो बकरियों के लिए भी घर मजबूत ही था। दीपचंद जल्दी से बढ़कर बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया किसी लड़के को देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि जंगल के अंदर यह लड़का कहाँ से आ गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, और फिर यहाँ कैसे आ गए। दीपचंद बोला कि मैं सरलपुर गांव का हूँ। मेरा नाम दीपचंद है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा गुजारा गांव में नहीं हो पा रहा था तो नगर में काम की तलाश में निकला हूँ, मगर नगर जाने से पहले ही जंगल में शाम हो गई है, तो मैं आपको इधर बकरियों के साथ आते देखा तो पीछे पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ आसरा देंगी? देखना, इनकार मत करना, मैं एक भला आदमी हूँ। और फिर मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे आसरा नहीं मिला तो जंगल में मुझे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। बुढ़िया ने दीपचंद की तरफ ध्यान से देखा, फिर बोली कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ रखने में असमर्थ हूँ। मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। मेरे पास तुम्हारे रहने लायक कोई जगह ही नहीं है। दीपचंद बोला कि माई, मैं बकरियों के बाड़े में भी रह लूंगा, मगर मुझे अपने यहाँ रहने दे। बुढ़िया बोली कि तुम क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है जो तुम्हें बकरियों के बाड़े में रहने दूं? तेरा क्या भरोसा, तू कहीं चोर हुआ तो मेरी सारी बकरियां लेकर भाग जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मैं तुझे अपने आसपास भी रहने नहीं दे सकती, तू भाग जा यहाँ से। दीपचंद समझ गया
कि यह बुढ़िया जंगली है, इसको किसी से कोई मोह ममता नहीं है। ये जानवरों के बीच रहकर खुद जानवर बन गई है। इसके सामने नाक रगड़ने से भी ये मुझे स्थान नहीं देने वाली। अरे, मुझे अपनी झोपड़ी में रहने देती तो इसका क्या हो जाता। ये खुद ही मेरी माँ की तरह है। ये कोई जवान थोड़े ही है कि इसे मेरे से कोई छेड़छाड़ का खतरा है। मगर नहीं, इस उम्र में भी शायद अपने को जवान मान रही है, इसीलिए छुई मुई बनी हुई है। दीपचंद निराश हो वहां से चलने को हुआ तो बुढ़िया ने भी मन में कुछ सोच लिया। बोली कि तुम कुछ देर यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है कि नहीं। दीपचंद समझ गया कि इस घर में एक जवान लड़की भी है, इसीलिए बुढ़िया नथुने फुला रही थी। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली कि बाहर संजोग से एक नौजवान आ गया है, वह रहने के लिए आसरा मांग रहा है। तू जरा झांक कर देख कि तुझे पसंद है, यदि हाँ तो हम उसे अपने यहाँ आसरा दे देते हैं। लड़की बोली कि माँ, इसमें देखने वाली कौन सी बात है, उसे ठहरने दो, सुबह चला जाएगा। बुढ़िया बोली कि पागलों वाली बात मत कर, तू मेरा कहा मान, एक बार देख ले। लड़की बोली कि आप भी हद करती हो, मैं उसे देखकर क्या करूंगी, कौन मुझे उससे ब्याह करना है। बुढ़िया बोली कि तेरा ब्याह ही उससे करना है, तो खुद सोच कि मेरी उम्र हो चली है, कल को गुजर गई तो तेरा क्या होगा। अकेली जंगल में क्या करेगी। दुनिया में सभी भले लोग नहीं होते, और जवान स्त्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। अकेली नौजवान स्त्री पर सिर्फ मनचले ही मन मैला नहीं करते, पाखंडी साधु से लेकर बूढ़े तक मन ललचाते हैं। इसलिए जवान स्त्री को न तो अकेले रहना चाहिए, न अकेले यात्रा करनी चाहिए। अब तुम्हारी उम्र हो चली है एक जीवन साथी की, जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हें सिर्फ प्यार ही न करे बल्कि सुरक्षित रख सके। इस संसार में सबसे सुरक्षित रखने लायक कोई चीज है तो वह स्त्री है, उसके बाद धन दौलत का स्थान है। बाहर खड़ा लड़का बहुत भला लग रहा है, मेरी बुरी आंखें उसे बहुत ठीक से परख रही हैं। बस तू एक बार देखकर हाँ कर दे तो फिर मैं उसे तोते की तरह जाल में फंसा लूंगी, वो तेरा जिंदगी भर गुलाम बनकर रह जाएगा। लड़की ने उस लड़के को झांक कर देख लिया और माँ से बोली कि माँ, ये लड़का सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। अब आगे तेरी मर्जी, जो इच्छा हो वो कर। बुढ़िया घर से बाहर आई और बोली कि बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुझे पता नहीं क्या क्या कह गई। असल में बूढ़ी हो चली हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। दिन भर बकरियां चराकर आई थी, काफी थक गई थी। मैं जब थक जाती हूँ तो मुझे गुस्सा आने लगता है, किसी की अच्छी बात भी बुरी लगने लगती है। मैं गुस्से में भूल गई थी कि घर आए अतिथि को कभी दरवाजे से भगाया नहीं जाता। तुम इस वक्त मेरे अतिथि हो, मैं तुम्हें ठहरने का पूरा प्रबंध करूंगी। हमारे पास बस एक घर है, हम माँ बेटी इसमें रहती हैं। तुम भी आज रात हमारे साथ रह लेना, सुबह जहाँ जाना हो चले जाना। अभी मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था बाहर कर देती हूँ। खाना खा लेने के बाद हम अंदर सोएंगे। बाहर रात में जंगली जानवर घूमते रहते हैं और बकरियों की गंध के कारण और भी खतरा बना रहता है। बुढ़िया अभी बात कर ही रही थी कि उसकी बेटी ने कहा कि माँ, खाना तैयार है, मैंने शाम में ही बना दिया था, अब ठंडा हो जाए, इससे पहले खा लो और मेहमान को भी खिला दो। बुढ़िया दीपचंद को घर के अंदर ले गई और भोजन खिलाया। अक्सर औरतें मेहमानों से भोजन खिलाते वक्त ही उनके बारे में पूछती हैं और सगे संबंधियों का हाल पूछती हैं। तो बुढ़िया ने उससे पूछ लिया कि तुम अपना नाम और गांव तो बता दिए, मगर यह नहीं बताए कि जा कहाँ रहे हो और इस जंगल में उल्टे रास्ते कैसे चले आए। तब दीपचंद ने बताया कि मैं नगर में काम की तलाश में निकला हूँ। मैं जिस गांव का हूँ वहाँ सभी गरीब रहते हैं। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, एक झोपड़ी के सिवा। मेरे माता पिता कब थे और कब गुजर गए मुझे इसका भी पता नहीं है। एक बूढ़ी बुआ थी, मैं उनके पास ही रहता था, मगर उनके भी गुजरे कई साल हो गए। अब अकेला रहता हूँ। जब मुझे गांव में कोई काम नहीं मिला तो अब नगर के लिए चल पड़ा हूँ। तब बुढ़िया बोली कि तुम इससे पहले कभी नगर गए हो या पहली बार जा रहे हो। तब दीपचंद ने बताया कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, इससे पहले तो मैं घर से निकला ही नहीं हूँ, बस आसपास के 5-7 गांवों में गया था। मुझे तो ये भी पता नहीं कि नगर किस दिशा में है। नगर गया तो वहाँ काम कैसे मिलेगा। बस सुन लिया है कि नगर में गांव की अपेक्षा बहुत पैसे मिल जाते हैं। बुढ़िया बोली कि जब तुम कभी नगर गए ही नहीं हो और कोई तुम्हारे पहचान का नहीं है तो फिर तो तुम वहां बर्बाद हो जाओगे।
पहली बात कि तुम जिस तरफ चल पड़े हो उस तरफ जंगल के आसपास या दूर तक भी कोई नगर नहीं है। यहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल है। तुम्हें इसे पार करने में 1-2 पखवाड़े भी लग जाएंगे। जैसे जैसे जंगल के अंदर चले जाओगे तो तुम्हें कोई आदमी नहीं मिलेगा, बल्कि दिन के वक्त भी खतरनाक जानवर घूमते हुए मिल जाएंगे जो तुम्हें किसी भी वक्त मारकर खा जाएंगे। अब तुम्हें नगर में जाना है तो यहाँ से उत्तर की तरफ 50 मील चलने के बाद एक नगर मिल जाएगा। मगर नगर में सभी ईमानदार नहीं होते। वहाँ ठग दलाल भी रहते हैं जो आदमी को खड़े खड़े बेच देते हैं। वह नगर में गए नए लड़कों से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। लड़के उनके झांसे में आ जाते हैं। वह अच्छा काम दिलवाने के बहाने गुलाम खरीदने वाले व्यापारी के पास उस लड़के को लेकर चले जाते हैं और फिर ऊंची कीमत में उस लड़के को बेच देते हैं। वह लड़का जिंदगी भर गुलाम बनकर इधर उधर न जाने कितनी जगह बिकता रहता है। इस तरह गुलामी करते करते बूढ़ा हो जाता है। जब उसका मालिक देखता है कि अब गुलाम किसी काम का नहीं रहा तो उसे जंगल में छुड़वा देते हैं। जंगल में उसे जानवर मारकर खा जाते हैं। बेटा, अनजान आदमी के लिए नगर ठीक नहीं है। अब जा रहे हो तो संभल कर जाना। अगर दलालों से बच गए तो ठगिनियों से सावधान रहना। वो रूप रंग के जाल में तुम्हें फंसा लेंगी और फिर बड़ी ही चतुराई से तुम्हें बेच देंगी। बुढ़िया इतना कह आंसू बहाने लगी कि तुम इतने सीधे हो, कोमल हो, तुम ठगों से कैसे बच पाओगे? ये सोच सोचकर मेरे आंख से आंसू आ रहे हैं। दीपचंद बोला कि माई, नगर में ऐसा होता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम पहले बता दी तो बहुत अच्छा किया, वरना मैं वहां फंसकर बर्बाद हो जाता। मगर माई, तुम मुझे कोई रास्ता बता कि मैं कैसे उन सब से बच पाऊं? बुढ़िया बोली, बेटा, अब एक दिन में तुम्हें उनसे बचने का तरीका कैसे बताऊं? इनकी पूरी चाल समझने के लिए मेरे पास तुम्हें 2-4 दिन रहना पड़ेगा। मैं ऐसा ऐसा उपाय बताऊंगी कि तुम कभी बुरे लोगों के जाल में फंसोगे ही नहीं। दीपचंद बोला कि माई, मैं 3-4 दिन तेरे घर रह लूंगा, मगर तुम मुझे तरीका बता दो। बुढ़िया बोली, ठीक है, तुम आज थक गए हो, आराम करो, कल तुम्हें इसकी सही और सटीक जानकारी दूंगी। दीपचंद चारपाई पर गिरते ही सो गया। तब बुढ़िया अपनी बेटी के कान में बोली कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे का काम तुम्हें देखना है। अब तुम कोई बच्ची नहीं है, किसी पुरुष को कैसे बस में करना है तुम अच्छी तरह समझती हो। मैं सुबह में बकरी लेकर जंगल में चराने चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद ही इसे जगाना और आगे क्या करना है खुद तय कर लेना। बुढ़िया कोई भली स्त्री नहीं थी। वह पड़ोसी राज्य की बहुत बड़ी ठगनी थी। उसके आतंक से बड़े बड़े सेठ डरा करते थे। वह कब किसे किस रूप में ठग ले कोई नहीं समझ पाता था। ठगनी के काम में उसका पति भी खूब साथ देता था। उधर राजा का मंत्री राजा के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा था। वो राज्य में कुछ सैनिकों को मिलाकर राजा के खिलाफ बगावत करा देना चाहता था। इस बात की जानकारी राजा के एक पंडित को लग गई थी। उसने इस बात को राजा से बताया कि आपके राज्य दरबार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। पंडित को राजा कोई भी गोपनीय सूचना देने पर 5 सोने की मोहर दे देता था। तो राजा बोला कि जब तक सही जानकारी नहीं दोगे तो मैं कैसे मान लूं कि राज्य में सब कुछ गलत हो रहा है। आप मेरे पास कोई खास प्रमाण पेश करो। तब ब्राह्मण बोला कि मैं जल्दी ही आपके सामने एक बड़ा राज खोलकर रख दूंगा जो इस वक्त आपके खिलाफ चल रहा है। वह आदमी कौन है उसे भी सामने ला दूंगा। क्योंकि मंत्री दरबार में ही था और सब कुछ सुन रहा था। आखिर साजिश करता तो वही था। राजा भी काफी चतुर था। वो पंडित की बेवकूफी पर भी हैरान था कि उसे भरे दरबार में यह बात नहीं करनी चाहिए थी। गोपनीय बात राजा से अकेले और बंद कमरे में की जाती है कि वह बात कोई भी दूसरा सुन न सके। यह सामने कह दिया तो बात की गोपनीयता कहाँ रह गई। राजा ने खुद से पंडित के पीछे एक गुप्तचर लगा दिया कि उस पंडित पर नजर रखो। उधर मंत्री को डर सताने लगा कि मेरा भेद यदि खुल जाता है तो राजा मुझे फांसी छड़वा देगा। इससे पहले कि मेरा राज्य खुले ब्राह्मण को ही किसी बड़े षड्यंत्र में फंसा देना है। वह भागकर इस ठगनी के घर गया। ठगनी से मंत्री की गहरी यारी थी तो सारा राज ठगनी से कह सुनाया कि तुम मेरी अति प्रिय हो। यदि मैं किसी भी तरह इस राज्य का राजा बन जाता हूँ तो तुम्हें रानी बना लूंगा। तब ठगनी बोली कि आप चिंता इस बात की क्यों करते हो, मैं पंडित को चुटकियों में रास्ते से हटा सकती हूँ। आप इसके लिए निश्चिंत रहो। हाँ, एक काम कर दो, आप 5 सेर अच्छी मिठाई मेरे को दे जाओ और बेहतरीन व्यंजन बनाने के लिए सामग्री देते जाओ।
साथ में सोने की 100 मोहरें। आपका दुश्मन सदा के लिए मिट जाएगा। मंत्री वहां से चला गया तो पीछे लगा हुआ पंडित ठगनी के घर तक आ गया और ठगनी से बोला कि आपसे मंत्री क्या क्या बात करके गया है, अगर सही सही बता दो तो तुझे मैं 5 मोहरें दे दूंगा। स्त्री बोली कि पंडित से मोहर लेकर क्यों अपने ऊपर पाप चढ़ाऊं, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि मंत्री स्त्री लोभी है, वह मेरी सूरत पर मर मिटा है। मैं जानती हूँ कि वह गलत कर रहा है, मगर वह राजा का मंत्री है, मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। आप पंडित हो, कोई उपाय लगाकर उससे मुझे बचाओ। पंडित बोला कि मैं यह काम करा दूंगा, मैं राजा का खास आदमी हूँ, राजा से इसके खिलाफ शिकायत कर दूंगा। ठगिनी बोली कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप मेरी मदद करोगे, बिना स्वार्थ कोई किसी की मदद नहीं करता। स्त्री की मदद कोई उसके रूप को देखकर करता है, कोई उसका संग चाहने के लिए मदद करता है, कोई अपनी जीभ के स्वाद के लिए भी मदद कर देते हैं। वैसे लोग बहुत भले होते हैं, उन्हें सिर्फ स्त्री के हाथों बने भोजन का स्वाद पसंद होता है। आपको मेरे शरीर से कोई मतलब नहीं है, मगर भोजन तो मेरे हाथ का बना खा ही सकते हो। यदि आप मेरे हाथों का बना भोजन खा लेते हो तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप मेरी मदद कर दोगे। ब्राह्मण बोला कि आप कहती हो तो भोजन भी पालूंगा, मगर अभी नहीं, मैं कल शाम में आपके घर खाना खाने आऊंगा, आप भोजन तैयार रखना। स्त्री बोली तब तो मुझे आप पर बहुत भरोसा हो जाएगा, मैं आप पर अपने पति से भी ज्यादा विश्वास करने लगूंगी। दूसरे दिन स्त्री ने अच्छा भोजन बनाकर रखा तो पंडित भोजन के लिए पधार गए। स्त्री ने ब्राह्मण को खूब लजीज खाना खाने को दिया। ब्राह्मण ने उसे जल्दी से खा लिया। वो खाना खाने से ही ब्राह्मण का पेट भर गया। वो बोला कि बस अब रहने दो, मेरा पेट भर गया। स्त्री बोली कि क्या बात करते हो, अभी तो मैंने आधे व्यंजन भी आपको खाने को नहीं दिए हैं। अभी रसमलाई, गुलाब जामुन, कलाकंद जैसी मिठाइयाँ खासकर आपके लिए मंगाया है, बस उसमें से एक एक पीस खा लो। पंडित बोला नहीं, मुझसे अब एक भी नहीं खाया जाएगा। स्त्री बोली कि मैं कोई मुफ्त में नहीं खिलाऊंगी, मैं आपको दक्षिणा भी दूंगी। उसने 10 सोने के सिक्के पंडित के सामने रखे और बोली कि बस एक गुलाब जामुन खा जाओ। पंडित बोला कि इच्छा तो नहीं थी, मगर जब इतना प्रेम से कह रही हो तो मुझे खाना ही पड़ेगा। वो और 2 मिठाई खा गए तो स्त्री ने 10 मोहरें और सामने रख दी और मुस्कुराते हुए बोली कि बस 2 और खा जाओ। अरे अभी तो शुरुआत है, मुझे अभी आपके बिस्तर भी गर्म करने हैं। जब आप मेरे लिए इतना कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मेरा भी फर्ज बनता है। अब बस 4-5 पकवान है, आप जल्दी से खा लो। पंडित सोचा कि यहाँ आनंद ही आनंद है, मगर साला पेट धोखा दे रहा है, नहीं तो कितना भी खा लेता। अब 4-5 और खा लेता हूँ, और जब स्त्री मेरे साथ रात में रहने को खुद तैयार है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह 4-5 मिठाई खा गए, मगर स्त्री बड़ी चतुराई से उनसे नजरें बचाकर 4 मिठाई और डाल दी। पंडित खाने के बाद बोले कि अब बिस्तर दिखाओ, मैं पहले आराम करूंगा और सब बातें बाद में होंगी। स्त्री बोली कि क्या खाक बिस्तर दिखाऊं, अभी एक मिठाई खाए हो, 4 तो थाली में पड़ी हुई है, आप मेरी खातिर अब ये 4 मिठाई खा जाओ। स्त्री के फेर में पड़कर पंडित 4 मिठाई खा गए, मगर उनकी हालत बिगड़ गई और वहीं मर गए। मंत्री घर के अंदर छिपा था, वो बाहर आया। स्त्री पंडित के मरने से घबरा गई थी तो मंत्री बोला घबराओ नहीं, मैं इसे जंगल में फेंक आता हूँ। मंत्री को नहीं पता था कि राजा के गुप्तचर उसकी हर पल पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने तुरंत राजा को सूचित किया कि मंत्री आपके खास पंडित को मरवाकर जंगल में फेंकने गया है। राजा खुद मंत्री का पीछा किया और पकड़ लिया। राजा को मंत्री की हरकत की पल पल की जानकारी थी। उसने मंत्री को फांसी चढ़वा दिया तथा ठगनी स्त्री को राज्य बदर कर दिया। वही ठगनी यह बुढ़िया थी जो जंगल में डेरा जमाई थी। जब वह जंगल में आई थी तब गर्भवती थी। मंत्री का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। वही बच्चा एक बच्ची के रूप में जन्मी, उसे ही पाल पोसकर बुढ़िया ने सयानी कर दिया था। वह सुबह में जंगल में बकरी चराने चली गई थी तथा बेटी को समझा गई थी कि क्या करना है। उधर दीपचंद को बुढ़िया की बेटी ने उसे जगाया कि कब तक सोए रहोगे, अब दिन निकल आया है, जाग जाओ, मैंने खाना भी बना दिया है, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। दीपचंद ने खाना खा लिया। उसे अकेले में लड़की बड़ी अच्छी लगी। वो कभी किसी लड़की से अकेले में बात नहीं किया था। लड़की खाना देने के बाद बोली कि आप नगर में क्यों जाना चाहते हो, गलती से कहीं किसी गलत आदमी के हाथ लग गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
आप हमारे साथ यहीं क्यों नहीं रह जाते? हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है। बिना पुरुष के हमें जंगल में रहना बहुत डरावना लगता है। और फिर यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, मनचाहा फल मिल जाता है। यहाँ से 8 मील उत्तर में एक छोटा सा गांव है जहाँ साप्ताहिक बाजार लगती है। वहाँ से हमें खाने की हर चीज मिल जाती है। हम टोकरी में मेवा और फल लेकर वहाँ जाते हैं और फिर एक टोकरी अन्न और जरूरी सामान खरीद कर ले आते हैं। आप साथ रहोगे तो मुझे अकेले नहीं जाना पड़ेगा। आप मुझे बहुत सुंदर लगने लगे हो, आप मुझे छोड़कर यहाँ से मत जाना। दीपचंद बोला कि आप भी बहुत सुंदर हो, मैं अब आपके साथ ही रहूंगा, मगर इस तरह रहा तो गलत होगा। आदमी का मन कब खराब हो जाए, अतः अच्छा रहेगा कि हम ब्याह कर लें। लड़की यही तो सुनना चाहती थी। बोली कि आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं यही कहना चाहती थी। आप अब भी से मुझे अपनी पत्नी समझो। माँ के आने पर हम दोनों उनसे कहेंगे कि हमारा ब्याह करा दे, मगर माँ थोड़ी जिद्दी है, उन्हें बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा, तब वह समझ पाएंगी। दीपचंद अब अच्छी तरह फंस चुका था, तो उसे कोई नुकसान भी नहीं था। उसे एक भावी पत्नी मिल गई थी और रहने खाने का मुफ्त में ठिकाना मिल गया था। वह भोजन के लिए ही तो हैरान परेशान रहा करता था। शाम में बुढ़िया आई तो लड़की ने कहा कि माँ, मैंने दीपचंद को पसंद कर लिया है। दीपचंद भी बोला कि मुझे आपकी बेटी बड़ी अच्छी लग रही है। इतना सुनते ही बुढ़िया भड़क गई कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी बेटी को फुसला लिया। मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तुझे आसरा क्या दे दिया, रहने की शरण क्या दे दी, तूने मेरी थाली में ही छेद कर दिया। दीपचंद बोला, नहीं माई, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि तेरी नाक कटे। अगर तुझे लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बुढ़िया ने देखा कि मेरे नाराज होने से बनी बात बिगड़ सकती है, तो बोली कि तुम्हारे बाप का राज है कि जब चाहो किसी लड़की के दिल से खेलो और जब चाहो यहाँ से चल दो। तुमने दिन में न जाने क्या किया है, मैं तो देखी नहीं, और तुम्हारी तरह ही मेरी बेटी भी है, वह कुछ बताएगी नहीं। ये सब देखते हुए मैंने अपने कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव कर लिया है। अब इस नालायक लड़की का ब्याह अभी तेरे से करा देती हूँ, मगर तुम दोनों से मेरी एक शर्त है कि पहले मेरे लिए एक अलग घर बनाओगे, क्योंकि मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ जिसमें तुम दोनों रहोगे। और दूसरी बात कि मेरे मरने के बाद ही यहाँ से कहीं जाओगे, तुम्हें मेरे जीते जी यहीं रहना होगा। दीपचंद बोला कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। इस तरह दीपचंद ने बुढ़िया के लिए एक अलग से झोपड़ी का निर्माण करा दिया। उसे इस काम में सिर्फ 1 दिन लगा और दूसरे दिन उस लड़की से ब्याह कर उसके साथ रहने लगा। इस तरह उसे जंगल में रहते हुए एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। दूसरे साल में बुढ़िया बीमार होकर चल बसी। तब दीपचंद पत्नी से बोला कि हमें अब इस जंगल का त्याग कर देना चाहिए, ये जंगल का जीवन भी कोई जीवन है। स्त्री भी बोली कि आप ठीक कहते हो, मगर ये स्थान मेरी जन्मभूमि है, मैं कभी कभी आपके साथ यहाँ आती रहूंगी। दीपचंद बोला, ठीक है, तुम्हारे साथ आ जाया करूंगा। हालांकि जंगल में रहते हुए दोनों ने उतना तो कमा ही लिया था कि गांव आकर एक घर बना सके, तो बकरियां बेचकर दोनों अपने गांव सरलपुर लौट आए और एक अच्छा घर बना लिया। गांव आने के बाद स्त्री फिर से गर्भवती हुई और एक पुत्री को जन्म दिया। इस तरह दोनों का समय गुजरने लगा। दीपचंद स्त्री के बताए अनुसार काम करने लगा। वह दूसरे के यहाँ काम करने के बजाय जंगल से लकड़ी लाकर पास के एक बाजार में बेचने लगा। इससे दोनों का गुजारा होने लगा, साथ में दोनों बच्चे पलने लगे। दीपचंद के पड़ोस में एक फूलबासी काकी रहती थी, जो दीपचंद की पत्नी से बड़ा लगाव रखती थी। तो एक दिन दीपचंद की पत्नी पति से बोली कि हमें एक बार अपनी जन्मभूमि पर घूम कर आ जाना चाहिए। दीपचंद बोला कि तुम बाल बच्चेदार हो गई हो, अब जन्मभूमि का चक्कर छोड़ो और बच्चों का ख्याल करो। हम जंगल में उतना अंदर बच्चों को साथ लेकर कैसे जा पाएंगे। तब पत्नी बोली कि आप बेकार चिंता करते हो। अरे, हम बच्चों को काकी के पास छोड़ जाएंगे और हम वहां कोई डेरा डालने तो नहीं जा रहे, हम एक रात रहकर लौट आएंगे। वो घर मेरी माँ की याद से जुड़ा है, आप मेरे लिए वहां जरूर चलोगे। दीपचंद तैयार हो गया और पत्नी को लेकर जंगल के अंदर चला गया। वहां जाने में दोनों को रात हो गई तो दोनों वहीं रुक गए। अभी उनका बनाया घर उसी तरह पड़ा था, बस थोड़ी घास उगाई थी तो दोनों ने उसे साफ किया और रात में वहीं रह गए। खाना साथ ले गए थे तो खा लिया और सो गए। सुबह में दोनों वापस आ गए।
इस तरह हर 2 साल पर स्त्री दीपचंद को लेकर जंगल में जरूर जाती और उस स्थान पर एक दिन रहकर लौट आती। उसे वहां जाना बड़ा अच्छा लगता। अब इस तरह 12 साल गुजर गए थे। एक दिन पत्नी दीपचंद से जिद करने लगी कि चलिए हम अपनी जन्मभूमि पर घूम आते हैं। दीपचंद बोला कि अब तुम कोई बच्ची नहीं हो जो जिद कर रही हो। तुम उस स्थान पर क्यों जाना चाहती हो, मेरी समझ से परे है। और अब तो उस स्थान पर कुछ बचा भी नहीं है। लकड़ी का घर सब सड़कर बर्बाद हो चुका है। पिछली साल हम गए थे तो वह रहने के लायक नहीं था। इस साल यदि हम गए तो हमें खुले आसमान में रहना पड़ेगा। अब वह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। जब स्त्री ने काफी जिद की तो दीपचंद को झुक जाना पड़ा। वो स्त्री के साथ जंगल में चला गया, मगर इस बार जाने में काफी रात हो गई। जब दोनों उस घर के पास गए तो वहां पहले से एक शेर शेरनी ने डेरा जमा लिया था। उन्होंने दोनों को देखते ही मारकर खा लिया। वो दोनों अपने पुत्र सोहन और एक पुत्री राधा को बुढ़िया काकी के पास छोड़ गए थे। जब कोई 1 सप्ताह बाद भी घर नहीं लौटे तो काकी जान गई कि दोनों के साथ कोई अनहोनी हो गई है। अब वह नहीं आने वाले। अरे आते तो वह है जो इस दुनिया में रहते हैं, मगर दूसरी दुनिया में जाने वाले कभी वापस नहीं आते। उन्होंने दोनों बच्चों को समझाया कि अब तेरे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारी बेवकूफ माँ अपने साथ उसे भी ले डूबी। अब तुम अपने तरीके से जीवन शुरू करो। सोहन बोला कि दादी, मैं अपने माँ बाप का पता लगाने जरूर जाऊंगा। तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। वह बहन को पड़ोस वाली दादी के पास छोड़कर चला गया। संयोग से उसे रास्ते में एक बूढ़ा ठग मिल गया। वह उसे ठगी के बारे में बताने लगा तो सोहन को उसका बताया काम अच्छा लगा। अब वह अक्सर उस ठग से मिलकर और उससे ठगी का गुण सीखा करता। इस तरह 4-5 साल में वह ठगी की विद्या में पक्का हो गया। अब वह अकेले ही बहुत दूर तक निकल जाता और अपनी ठग बुद्धि से भोले भाले लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें ठग लेता। पुराने समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भोले भाले लोग बसते थे, तो उन्हें ठगना ठगों के लिए बहुत आसान था। ठग सोहन वैसे सीधे सादे लोगों से संपर्क बनाता, उनसे मित्रता स्थापित करता, फिर एक दिन उनका सब कुछ लूट पाट कर निकल जाता। सोहन जब कभी ठगी के लिए जाता तो अपनी बहन राधा को पड़ोसी बुढ़िया दादी के पास छोड़ जाता। बुढ़िया दादी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जबकि राधा सयानी हो चली थी। वो रूप की इतनी सुंदर थी कि अब आसपास के मनचले उस पर बुरी निगाह भी रखने लगे थे। तो एक दिन दादी सोहन से बोली, बेटा, तू मेरे पास अपनी बहन को छोड़कर चला जाता था, तब मैं उतनी बूढ़ी नहीं थी, परंतु राधा अब पूरी जवान हो चली है और मैं काफी बूढ़ी। तुम तो जानते हो आजकल गांव में मनचलों की संख्या पहले से काफी बढ़ गई है। वह आवारा कुत्तों की तरह दिन भर गलियों में घूमते रहते हैं और जवान छोरियों को देख सीटी बजाते हैं और भी कई तरह की हरकतें करते हैं। उन बेशरमों को कोई लोक लाज का डर नहीं। मुझ बुढ़िया में अब उतनी ताकत भी नहीं कि उन्हें डांट फटकार सकूं, बल्कि वही मुझे डांट फटकार लगा देते हैं। अतः अब तुम्हारी बहन हमारे पास सुरक्षित नहीं है। तुम अब जहां जाओ इसे साथ ले जाओ और मेरी बात मानो तो राधा का ब्याह कर चिंता से मुक्त हो जाओ। अब ब्याह हो जाने पर पहले तो कोई विवाहिता स्त्री को छेड़ता नहीं, दूसरे इसका पति इसकी रक्षा करेगा। तुम्हें इसकी सुरक्षा की सारी चिंता ही खत्म हो जाएगी। सोहन बोला, दादी, आपका विचार उत्तम है। मुझे अपनी बहन का ब्याह कर देना चाहिए, तभी मैं चिंता मुक्त हो पाऊंगा और फिर मुझे भी तो अपना ब्याह करना है। उसने सोचा, अपनी बहन को शहर लेकर चलता हूँ और अपनी बुद्धि के बल से इसका ब्याह किसी बड़े सेठ से करा देता हूँ। उसने राधा से बोला कि बहन, तू नगर चलने के लिए तैयारी कर ले, हम कल सुबह नगर को चलेंगे। राधा नगर का नाम सुनकर बहुत खुश हुई। वह चाहती थी कि उसका ब्याह नगर में हो जाए। वह सारी तैयारी रात में कर ली तो सोहन सुबह में अपनी बहन को लेकर नगर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया, मगर नगर अब भी 10 मील दूर था, तो वह एक पेड़ की छाया में आराम करने लगा। तभी वहां एक व्यापारी का लड़का ग्रामीण क्षेत्र से छोटे व्यापारियों के पास से उधारी पैसा वसूली कर लौट रहा था। उसने एक पेड़ की छाया में एक आदमी के साथ खूबसूरत लड़की को देखा तो वो पेड़ के पास ठहर गया। कुछ मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब किसी सुंदर स्त्री को देख लेता है तो फिर उसका अच्छी तरह दीदार कर लेना चाहता है, उससे बात कर लेना चाहता है।
सच पूछो तो प्यार की शुरुआत आंखें करती है, दिल बेचारा मुफ्त में बदनाम हो जाता है। वह व्यापारी का बेटा भी थोड़ा आशिक मिजाज था। उसने जब सुंदर लड़की देखा तो विचार किया कि उनके साथ हो लेता हूँ, उन दोनों के साथ चलने से रास्ता कट जाएगा। वो उस पेड़ के पास ठहर कर उनके चलने का इंतजार करने लगा। उधर सोहन कोई भला आदमी नहीं था, यह एक नंबर का ठग था। व्यापारी को देखते ही अंदाजा लगा लिया कि बहुत मालदार आदमी है, शरीर से हष्ट-पुष्ट है, उम्र भी इसकी ज्यादा नहीं है, बहन की उम्र का है, तो क्यों ना कोई उपाय लगाकर बहन की शादी इसी से करा दूं। इसके साथ यदि ब्याह दी गई तो राज करेगी। सोहन ने व्यापारी के बेटे से पूछ लिया, भैया कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? व्यापारी का बेटा बहुत सरल स्वभाव का था। उसने बता दिया कि भाई, मैं विजयनगर का रहने वाला हूँ। मैं नगर के सबसे मशहूर सेठ धर्मपाल का पुत्र हूँ। मेरा नाम प्रेम है। मेरे पिता ने ग्रामीण क्षेत्र में उधारी वसूली के लिए भेजा था और वसूली करके वापस आ रहा हूँ और वापस अब विजयनगर तक जाना है। सोहन बोला, मुझे भी विजयनगर तक ही जाना है। हम यदि साथ साथ चलते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। आजकल जमाना बहुत बुरा है, धन संपत्ति लेकर अकेले चलना बहुत जोखिम भरा है। चोर उचक्के ठग वगैरह घूमते रहते हैं, इसलिए कभी भी रुपए पैसे लेकर अकेले नहीं चलना चाहिए। और अकेली स्त्री लेकर चलना भी कम खतरनाक नहीं है। मन चले साले पीछे लग जाते हैं। वे अकेली स्त्री और अकेले आदमी को साथ देखकर पीछा करने लगते हैं और सुनसान जगह देखकर छेड़ने के चक्कर में लग जाते हैं। आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ हमारी बहन है। हम 2 जने साथ रहेंगे तो बहन की भी सुरक्षा के लिए ठीक रहेगा। वह व्यापारी बोला, भाई आप अपना परिचय मुझे दे। तब सोहन ने बताया कि भाई, मैं रामपुर के सेठ फकीर चंद का बेटा हूँ, परंतु मेरी परिस्थिति डूबते सूर्य की तरह हो गई है। मेरा व्यापार बहुत घाटे में चले जाने के कारण काफी कर्जदार हो चुका हूँ। मैं पहले विजयनगर पहुंचकर अपनी बहन का ब्याह करना चाहता हूँ। वहाँ कोई सेठ कालीचरण रहते हैं, उनका एक बेटा है, उनका क्या नाम है अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सुना है कि बहुत होनहार है। तब वो व्यापारी बोला, भाई बुरा मत मानना, तुम जानबूझकर अपनी इतनी सुंदर बहन को कसाई के हवाले करने जा रहे हो। सोहन ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या करूं भाई, परिस्थिति जो न करा दे। तब वो व्यापारी बोला, आप दुखी काहे होते हो? आपकी बहन इतनी सुंदर है कि इससे तो मैं भी ब्याह कर सकता हूँ। मैं भी अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिता नगर के सबसे बड़े सेठ हैं। सोहन को लगा कि शिकार खुद ब खुद जाल में फंस रहा है। यदि मैं इससे अपनी बहन का ब्याह कर देता हूँ तो रानी बनकर राज करेगी, और एक बार ब्याह हो जाने पर स्त्री पति की आंखों की पुतली बन जाती है। उस स्त्री के मायके से कुछ लेना देना नहीं होता। उसका पति पत्नी से इतना प्रेम करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकता, बल्कि स्त्री के इशारे पर ही चलता है। सोहन बोला, भाई प्रेम, मैं अपनी बहन का ब्याह तो तुमसे ही कर देता, परंतु क्या करूं, काली सेठ को वचन दे चुका हूं। अब हमारी मजबूरी है, बहन का ब्याह उसके बेटे से करना ही करना है। अगर कोई और रास्ता हो तो मुझे सुझाओ, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा। क्या है कि मैं बात का पक्का आदमी हूँ, अपनी बात रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। व्यापारी बोला, वाह भाई वाह, अपनी झूठी शान के लिए अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगा दोगे। क्या तुम अपनी शान के लिए अपनी बहन को खून के आंसू रुलाओगे? सोहन बोला, चाहता तो मैं भी नहीं, परंतु मैं करूं क्या, समझ नहीं आ रहा। व्यापारी बोला, अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है। तुम किसी मंदिर में अपनी बहन से मेरी शादी करा दो और खुद घर लौट जाओ। जब विजयनगर जाओगे ही नहीं तो कालीचरण सेठ से मुलाकात नहीं होगी। मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा, और कालीचरण कोई घर में तुम्हारे चेहरे को थोड़े ही देखता है। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में रहेगी। सोहन बोला, सेठ जी, तुम गजब समझदार आदमी हो, मैं तो तुम्हें कम अक्ल समझ रहा था। चलो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बहन से करा देता हूँ। यहाँ से कुछ दूर आगे एक मंदिर है, वहीं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। तुम मेरी बहन को लेकर अपने घर चले जाना, पीछे से मैं 2-4 दिन बाद आऊंगा। फिर ब्याह हो जाने के बाद कौन किसका साला लगता है, साले भी किसी के बहनोई होते हैं। चलते चलते उन्हें आगे एक मंदिर मिला। सोहन ने अपनी बहन की शादी सेठ से करा दी। सेठ के दिल में राधा देखते ही उतर गई थी। वह किसी भी हाल में उसे पत्नी बनाना चाहता था। सो ब्याह होते ही उसे लेकर अपने घर चल दिया।
वो सोहन से बोला कि आप अभी अपने घर जाओ, 1-2 पखवाड़े बाद आना, मेरा पता ठीक से याद कर लो। उधर राधा कभी भी अपने भाई से अलग होकर ज्यादा दिन दूर नहीं रही थी, परंतु अब तो उसे लग रहा था कि भाई फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। सो उसने एक गलत निर्णय ले लिया कि इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि किसी तरह इसके सारे पैसे हड़प लूंगी और फिर अपने घर लौट जाऊंगी। उधर सेठ बहुत सुंदर पत्नी पाकर अघा नहीं रहा था। सोच रहा था, पैसे से दुनिया की हर चीज मिल सकती है, परंतु पैसे से मनचाहा जीवन साथी नहीं खरीदा जा सकता। ऐसी पत्नी सौभाग्य वालों को मिलती है। उसे क्या पता था कि जिसे वह हीरा समझ रहा है वह कोयला है। वह सोने के धोखे में पीतल खरीद लिया है। उसके मन में जरा भी सेठ के लिए प्रेम नहीं है। वह साथ चल रही थी कि मार्ग में 3 आदमी आते दिखाई दिए। राधा को अच्छा मौका मिल गया। वह चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है, मेरा रुपया पैसा भी छीन लिया है। लोगों को तो औरतों के प्रति झुकाव ज्यादा रहता है। वह आफत में फंसे आदमी की मदद करे न करे, स्त्री की मदद के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। पुरुष के इस दोहरे चरित्र को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अगर सुनसान में अकेली स्त्री मिल जाए तो धर्मात्मा का मन भी डोल जाता है, और समूह में हो और कोई स्त्री आफत में फंसे तो सबसे पहले उसकी मदद का श्रेय लेने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। तो जब राधा चिल्ला उठी कि बचाओ बचाओ, तो वे तुरंत सेठ से पूछ बैठे, क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत कि सरेआम स्त्री को अपने साथ लेकर जाए? सेठ घमंड से बोला, क्यों, ये तुम लोगों की बहन लगती है? अरे मेरी पत्नी है, इसे मैं नहीं तो तुम लोग ले जाओगे? राधा बोली, अरे ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। फिर क्या था, लोगों को सेठ की सीनाजोरी पर ताव आ गया। वे सभी मिलकर सेठ की हजामत बनाने लगे। उधर मौके पर राधा सेठ की पैसे वाली पोटली लेकर भाग गई। वह ऐसी भागी कि रात होते होते अपने घर आ गई। भाई उसे देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बहन राधा, तुम्हें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। तुमने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तुम्हें बड़ी मुश्किल से सेठ जैसा पति सौभाग्य से मिला था, मगर तुम अपनी किस्मत में आग लगाकर आ गई हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ अब कोई नहीं है। तुम संसार की सबसे मूर्ख लड़की हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। जी में आ रहा है कि पत्थर पर पटककर अपना सिर फोड़ लूं। राधा बोली, भाई तुम चिंता मत लो, अभी हमारी उम्र ही कितनी है, और तुमने मुझे जंजाल में फंसा दिया था। मैं अभी किसी पुरुष का साथ नहीं चाहती, मैं अभी स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। तुम परेशान होने के बजाय यह देखो, सेठ का सारा माल लेकर आ गई हूँ। पहले तो सोहन को लगा कि बहन बेवकूफ है, मगर जब देख लिया कि वह उसका माल लेकर आ गई है तो बोला, चलो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा ही किया है। अब हम साथ मिलकर ठगी करेंगे। शादी ब्याह तो होता रहता है, पैसे से तो कुछ भी हो सकता है, पैसे से तो भगवान भी मिल जाते हैं। जाओ आराम करो, बहुत थक गई होगी। राधा अपने कमरे में सोने चली गई। उधर सेठ घर नहीं गया था। वह पीछा करता हुआ राधा के कमरे में आ छिपा था। जब आधी रात हुई तो राधा ने देखा कि सेठ तो उसके कमरे में आ गया है। राधा चिल्लाने को हुई तो सेठ बोला, जरा ठहरो, मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया हूँ और न अपना धन मांगने आया हूँ। मैं तो बस तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुमने सोने की खदान छोड़कर कोयला लूट लिया है। अरे मेरी पत्नी बनी होती तो मेरे लाखों की संपत्ति की मालकिन तुम खुद होती। विजयनगर के सबसे बड़े सेठ की पत्नी होती। तू रोज कपड़े की तरह नए गहने बदल लेती। तेरे कदम कभी जमीन पर नहीं पड़ते। नौकर नौकरानी तेरे आगे पीछे खड़े रहते कि अब मालकिन क्या बोलती है। परंतु तुम्हारे भाग्य में दुर्भाग्य लिखा था, तो उसे कौन बदल सकता था। ये तुम्हारी अंगूठी वहीं गिर गई थी, इसे रख लो और तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना। एक ठग की बहन से छुटकारा तो मिला। मनुष्य को बिना नुकसान उठाए सबक नहीं मिलता। मुफ्त की शिक्षा कभी जहन में नहीं उतरती। राधा को जैसे नींद से जगा दिया गया था। सोची, अरे मैंने तो सचमुच अपनी जिंदगी में आग लगा दी है। 400 सोने के सिक्के के लिए पागलपन कर बैठी, वरना मैं तो अब तक सेठानी होती। वो सेठ से बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुंह ना समझ में इतनी भी अक्ल नहीं थी कि भारतीय स्त्री पति का साथ मरने के बाद ही छोड़ती है, और मैं अभागन जीते जी आपको छोड़ दी। मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलने वाला। सेठ बोला, तुमने माफी लायक कोई स्थान ही नहीं छोड़ा है। मुझे लोगों से पिटवा दिया,
मेरा धन लेकर भाग आई। अब कैसे भरोसा कर लूं कि तुम नहीं भागोगी, छल कपट नहीं करोगी? राधा बोली, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं कि पति के साथ कैसे रहा जाता है। मैंने सिर्फ भाई को ठगी करते देखा था और उसी को अपना नसीब मान चुकी थी। परंतु मुझे अब अक्ल आ गई है कि मैं तो सेठानी बन गई थी, फिर भी पागलपन कर बैठी। आप कितने भले आदमी हो जो मुझ दुष्ट स्त्री के लिए फिर मेरे पास आ गए हो। परंतु मैं अब कसम खाती हूँ कि आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली। आप अब भी इसी वक्त यहाँ से मुझे ले चलिए। मैं आपकी ज्योति बनकर रहना पसंद करूंगी। मनुष्य को यदि प्रेम का रोग लग जाता है तो वह इश्क में अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता। तो सेठ प्रेम रोग से ग्रसित हो गया था, परंतु गनीमत थी कि राधा सचमुच बदल गई थी। उसका दिल बदल चुका था। दोनों आधी रात में ही घर से भाग ली। सुबह होने पर जब सोहन बहन के कमरे में गया तो बहन तो वहां थी ही नहीं, बस वहां उसके पुराने कपड़े पड़े थे। वह अपने साथ एक पैसा भी लेकर नहीं गई थी। सेठ उसे अपने साथ लेकर चला गया था। राधा अब बिल्कुल बदल चुकी थी। सोहन पहले तो किसी आशंका से परेशान था कि बहन कहाँ चली गई, परंतु बुढ़िया दादी ने उससे बताया कि बेटा तो चिंता मत कर, बेटी अपने पति के साथ गई है। जाते वक्त मुझसे मिली थी और बोलकर गई कि भाई से तभी मिलने आऊंगी जब वो ठगी का धंधा छोड़ देगा। सोहन को इस बात का आघात लगा कि बहन को क्या हो गया कि मुझसे नफरत करने लगी है। उसे लगा कि सचमुच ठगी एक बुरा काम है। बहन ने बहुत अच्छा किया जो दोबारा से बदल गई। वो सोच लिया कि अब कभी भूल से भी ठगी नहीं करेगा। वो बहन के पति से मदद लेकर कोई रोजगार कर लेगा। वो अब मेहनत की कमाई ही खाएगा। मेरी बेवकूफ बहन बहुत बड़ा सबक दे गई है। अगर वह मेरे ठगी छोड़ देने से खुश है तो मैं जिंदगी में कभी किसी को नहीं ठगूंगा। सोहन अब एक शरीफ इंसान बनकर जी रहा था। कहानी से सीख, गलत रास्ते पर चलकर पाई गई दौलत कभी सुकून नहीं देती। सच्ची खुशी और सम्मान केवल ईमानदारी और प्यार के रास्ते पर चलकर ही मिलता है। हर इंसान को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आए हैं दो ठग की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक घना जंगल था जहां रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। हल्की हल्की हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को हिला रहे थे, जिससे पत्तों की सरसराहट अजीब सा माहौल बना रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी और झींगुर लगातार अपनी आवाज में रहस्य घोल रहे थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी सराय खड़ी थी जो अब सुनसान और वीरान हो चुकी थी। लोग इस सराय के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि कई कहानियां इस जगह के रहस्यों से जुड़ी थी। इसी सराय के अंदर हल्की टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, चेहरे पर धूर्तता झलक रही थी। लंबा कद, पतला शरीर और कपड़ों से साफ जाहिर हो रहा था कि वह एक घूमंतु था, लेकिन कोई आम आदमी नहीं। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक सराय के बाहर घोड़े की टाप की आवाज गूंजी। आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने कपड़े ठीक किए और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करने लगा। दरवाजा धीरे से खुला और एक दूसरा आदमी अंदर आया। वह पहले से ही अंदर बैठे व्यक्ति से थोड़ा हटकर था। कद में छोटा लेकिन गठीला शरीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में शातिरपन साफ झलक रहा था। उसकी चाल से ही अंदाजा हो जाता था कि वह भी कोई सीधा साधा आदमी नहीं था। उसने आते ही कमरे का मुआयना किया, फिर अपनी जगह बनाकर बैठ गया। काफी देर कर दी, पहले आदमी ने कहा, हल्की मुस्कुराहट के साथ। रास्ता लंबा था और चौकसी जरूरी थी, दूसरे ने जवाब दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद पहले आदमी ने धीरे से कहा, तो बताओ इस बार क्या सोचा है? दूसरे आदमी ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उंगलियों पर घुमाने लगा। वह हल्की आवाज में बोला, इस बार शिकार बड़ा होना चाहिए, छोटा मोटा धोखा अब नहीं, कुछ ऐसा जो हमें जिंदगी भर चैन से बैठा सके। पहले आदमी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन बड़ा शिकार बड़ा खतरा भी लेकर आता है, हमें बहुत सोच समझकर खेल खेलना होगा। दूसरे ने धीरे से हंसते हुए कहा, डर गई क्या?
मैं डरता नहीं, लेकिन बेवकूफ़ी भी नहीं करता, पहला आदमी बोला। इतने में सराय के बाहर किसी के चलने की हल्की आवाज आई। दोनों चौंक गए। दूसरे आदमी ने धीरे से खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद हवा थी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा संदेह झलक रहा था। पहले आदमी ने धीरे से कहा, यहाँ कोई भी आता है तो बिना वजह नहीं आता, हमें सतर्क रहना होगा। दूसरे ने सिर हिलाया और फिर से सिक्का घुमाने लगा। अब असली बात पर आते हैं, उसने कहा। मैंने एक जगह के बारे में सुना है, एक अमीर सौदागर जिसके पास इतना धन है कि वह खुद भी नहीं जानता कि कितना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपनी सुरक्षा को हल्के में लेता है। पहले आदमी ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। तो फिर हमें वहां जाना है, लेकिन सिर्फ लूट नहीं करनी। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि किसी को शक भी ना हो और हमें पूरा खजाना मिल जाए। पहला आदमी मुस्कुराया। अब मजा आएगा, पर हमें इसे पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। छोटी सी गलती भी हमें फांसी तक पहुंचा सकती है। दूसरे आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर सही दांव चला तो हम राजा बन सकते हैं, और अगर गलत चला तो मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन जोखिम उठाए बिना कुछ नहीं मिलता। पहला आदमी कुछ सोचने लगा, फिर उसने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी नक्शा-नुमा चिट्ठी निकाली और टेबल पर रखी। ये नक्शा देख रहे हो? यह हमें उस सौदागर के घर तक नहीं, बल्कि उसके खजाने तक ले जाएगा। लेकिन इसका हर हिस्सा एक रहस्य से भरा हुआ है। दूसरे आदमी ने नक्शे की ओर झपटते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? हमें इसे समझकर अपनी चाल चलनी होगी। पहले आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, जल्दबाजी मत कर, खेल तो अब शुरू हुआ है। सराय की टिमटिमाती रोशनी में दो ठगों ने अपनी सबसे बड़ी चाल की योजना बना ली थी। लेकिन क्या यह चाल उनके लिए फायदे का सौदा बनेगी, या यह जंगल और सराय उनके लिए आखिरी मंजिल साबित होगी? यह तो वक्त ही बताएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर सराय की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ी, अंदर बैठे दोनों ठगों की आंखें खुल गई। रात भर की योजना के बाद वे दोनों थक कर सो गए थे, लेकिन उनके दिमाग अब भी शातिर चालों में उलझे हुए थे। सराय के बाहर अभी भी सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब समय आ गया था कि वे अपने खेल की अगली चाल चले। पहले ठग ने धीरे से उठकर खिड़की से बाहर झांका। हर दिशा में घना जंगल फैला था और कहीं दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। उसने पीछे मुड़कर अपने साथी की ओर देखा, जो अब तक अपने हथियारों की जांच कर रहा था। एक छोटी कटार, एक लंबी रस्सी और कुछ ताले तोड़ने के औजार तैयार हो गए। तैयार हो? पहले ठग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हमेशा, दूसरा ठग बोला, कटार को अपनी कमर में छिपाते हुए। वे दोनों सराय से बाहर निकले और एक संकरी पगडंडी पर बढ़ चले। उनके सामने अब अगला बड़ा कदम था, अमीर सौदागर के शहर में प्रवेश करना। शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें पहाड़ों के किनारे किनारे चलना था, जहां रास्ता न केवल खतरनाक था, बल्कि जगह जगह पर पहरेदार भी हो सकते थे। लेकिन इन दोनों के लिए खतरा ही असली खेल था। रास्ते में चलते हुए दूसरा ठग धीरे से बोला, हम सौदागर तक पहुंच भी जाएं, तब भी असली काम तो अंदर घुसने का होगा। सुना है कि उसके घर में सोने से जड़ी दीवारें हैं और पहरा दिन रात रहता है। पहला ठग मुस्कुराया, हर किले में कोई ना कोई कमजोर दीवार जरूर होती है, हमें बस वह तलाश नहीं होगी। चलते चलते वे दोपहर के समय एक छोटे गांव में पहुंचे, जो शहर से करीब 1 मील की दूरी पर था। ये गांव सौदागर के व्यापार के कारण फल फूल रहा था। ठगों ने गांव में घूमते हुए वहां के लोगों से सौदागर के बारे में जानने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी से बात करते हुए पहले ठग ने बड़े भोलेपन से कहा, बाबा, सुना है कि सौदागर साहब बहुत दयालु हैं। बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में व्यंग्य था। दयालु? हाँ, अगर सोने के सिक्कों को अपनी मुट्ठी में कसकर रखना दयालुता कहलाती है, तो फिर हाँ, वह बहुत दयालु है। दूसरे ठग ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह यहाँ आता है? बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, वह बहुत कम ही घर से बाहर निकलता है। उसका भरोसा सिर्फ अपने नौकरों और खास आदमियों पर है। कोई अनजान व्यक्ति उसके घर में घुसने की सोचे भी तो वह जिंदा वापस नहीं आता। पहला ठग सोच में पड़ गया। उन्हें अब एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे वे आसानी से सौदागर के घर में घुस सके, बिना किसी को शक हुए।
गांव में थोड़ी देर घूमने के बाद दोनों ठगों को एक नई योजना सूझी। उन्होंने देखा कि गांव के एक कोने में एक बूढ़ा वैद्य बैठा था जो जड़ी बूटियां और औषधियां बेच रहा था। उसके पास कुछ ग्राहक भी थे और वह बड़े ध्यान से सबको दवाइयां दे रहा था। पहले ठग ने धीरे से अपने साथी के कान में कहा, अगर हम खुद को वैद्य और उसका सहायक बनाकर सौदागर के घर पहुंचे तो शायद हमें भीतर जाने का मौका मिल जाए। दूसरे ठग ने उसकी योजना को समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन अगर सौदागर को किसी वैद्य की जरूरत नहीं हुई तो? पहला ठग मुस्कुराया, तो हमें जरूरत पैदा करनी होगी। वहां से कुछ दूर सौदागर के घर के एक नौकर को देखकर उन्होंने अपनी अगली चाल चली। पहला ठग धीरे से गांव के कुएं के पास गया जहां नौकर पानी भरने आया था। मौका देखकर उसने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें बेहोशी की हल्की दवा थी और जल्दी से उसे पानी में डाल दिया। फिर वह चुपचाप पीछे हटकर अपनी जगह पर लौट आया। कुछ ही देर बाद नौकर ने वह पानी पिया और कुछ ही मिनटों में उसके सिर में चक्कर आने लगे। वह लड़खड़ाते हुए गिर गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि अचानक यह क्या हुआ। तभी पहला ठग आगे बढ़ा और वैद्य की तरह बोलते हुए बोला, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। अगर समय पर सही दवा नहीं मिली तो इसका हाल बुरा हो सकता है। गांव वाले घबरा गए और तुरंत उसे सौदागर के घर ले जाने की तैयारी करने लगे। दूसरा ठग भीड़ में खड़ा सब देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय में नौकर को सौदागर की हवेली में ले जाया गया। ठगों की योजना अब तक सफल होती दिख रही थी। पहला ठग वैद्य के वेश में वहां पहुंचा और सौदागर के सेवकों को भरोसा दिलाने लगा कि केवल वही इसे ठीक कर सकता है। सौदागर खुद बहुत सतर्क आदमी था, लेकिन जब उसने देखा कि नौकर की हालत बिगड़ रही है तो उसने अनुमति दे दी कि वैद्य अंदर आ सकता है। पहले ठग ने झुककर सौदागर को प्रणाम किया और बड़े आदर से बोला, मालिक, इसे एक खास औषध की जरूरत है जो हमारे पास है। सौदागर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो इनाम मिलेगा, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। पहले ठग ने विनम्रता से सिर झुका लिया और नौकर के इलाज में लग गया। उसने एक साधारण दवा दी जिससे नौकर धीरे धीरे होश में आने लगा। सौदागर प्रभावित हुआ और उसने वैद्य को ठहरने की अनुमति दे दी। अब ठगों को हवेली के अंदर जाने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। क्या वे अपनी चाल को जाम तक पहुंचा पाएंगे या कहीं खुद ही फंस जाएंगे? सौदागर के घर में घुसना उनकी योजना का पहला हिस्सा था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। हवेली बहुत बड़ी थी, दीवारों पर सोने और चांदी की कारीगरी थी और चारों ओर सख्त पहरा था। ठगों को अब बहुत ही चालाकी से हर कदम उठाना था, क्योंकि एक भी गलती उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। पहला ठग, जो अब एक अनुभवी वैद्य के रूप में सौदागर के घर में प्रवेश कर चुका था, अपनी चालों को और तेज करने में लग गया। उसने अपने साथी से संकेत किया और वे दोनों हवेली के हर कोने को बारीकी से देखने लगे। रात का समय था। हवेली के नौकर थक कर अपने अपने कमरों में चले गए थे। पहरेदार अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन उनमें से कुछ ऊँघ रहे थे। पहला ठग धीरे से उठा और हवेली की गलियों में घूमने लगा। उसकी नजर चारों ओर थी। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर अंधेरा कोना उसे कोई ना कोई सुराग देने वाला था। तभी उसने देखा कि हवेली के पिछले हिस्से में एक भारी दरवाजा था जिस पर मजबूत ताला लगा हुआ था। यह दरवाजा बाकी हिस्सों से अलग लग रहा था, मानो यह किसी गुप्त कक्ष की रक्षा कर रहा हो। दूसरा ठग भी धीरे धीरे उसके पास आ गया। दोनों ने इशारों में बात की और दरवाजे की जांच करने लगे। ताला बहुत ही मजबूत था, जिसे तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन ठगों को पता था कि हर ताले की कोई ना कोई चाबी जरूर होती है। उन्हें अब यह पता लगाना था कि यह चाबी किसके पास हो सकती है। उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगले दिन का इंतजार किया। सुबह होते ही पहला ठग फिर से अपने वैद्य के रूप में काम करने लगा। उसने हवेली के नौकरों से दोस्ती बढ़ानी शुरू की ताकि वह उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। कुछ ही समय में उसे यह पता चल गया कि उस दरवाजे की चाबी सौदागर के सबसे से मंद सेवक के पास थी, जो दिन रात सौदागर के पास ही रहता था। ये काम और भी मुश्किल था,
क्योंकि सौदागर को हर चीज का पूरा अंदाजा रहता था और वह किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता था। दूसरा ठग इस दौरान हवेली में घूम घूम कर उसकी बनावट को समझने लगा। उसने देखा कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना था जो शायद खजाने तक जाने का रास्ता हो सकता था। ये तहखाना ठगों के चेहरे से पसीना बहने लगा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सौदागर इतनी जल्दी उनकी चालाकी को भांप लेगा। चारों ओर तलवारें चमक रही थी और पहरेदार ने उन्हें घेर रखा था। सौदागर की आंखों में वह क्रूरता थी जो किसी भी क्षण मौत का ऐलान कर सकती थी। पहला ठग घबराया नहीं, बल्कि वह तुरंत अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने लगा। उसने सौदागर को देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता था कि आप बहुत चालाक इंसान हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए तो हमारी बुद्धिमानी का स्तर क्या होगा? सौदागर थोड़ा रुका, उसकी भौहें तन गई। ठगों ने देखा कि उनके पास केवल कुछ क्षण का ही समय था जिसमें उन्हें खुद को बचाने का कोई रास्ता निकालना था। दूसरे ठग ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। अचानक कक्ष में धुआं फैल गया। ये वही जड़ी बूटी थी जिसे वे अपने बचाव के लिए हमेशा साथ रखते थे। पहरेदार की आंखें जलने लगी, वे खांसने लगे। इसी का फायदा उठाकर दोनों ठग तेजी से संदूक के पास पहुंचे और उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सौदागर भी कम चालाक नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद करके आदेश दिया, दरवाजे बंद कर दो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब हालात और भी बुरे हो चुके थे। दरवाजे बंद हो गए। पहरेदार ने खुद को संभाल लिया था और ठगों की हरकतें अब साफ दिखाई देने लगी थी। पहला ठग समझ गया कि अब यहाँ से बचकर निकलने के लिए शारीरिक ताकत के बजाय दिमाग की चालाकी काम आएगी। उसने सौदागर से कहा, अगर हम मर भी गए तो भी तुम्हारा खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसके भीतर एक जहर छुपा दिया है। सौदागर चौंक गया। उसने संदूक की ओर देखा और फिर ठगों की ओर। दूसरे ठग ने मौका देखकर एक भारी मशाल उठाई और उसे दीवार पर फेंक दिया। आग की लपटें उठने लगी। हवेली के भीतर अफरा तफरी मच गई। सौदागर के पहरेदार को अब अपनी जान बचाने की फिक्र होने लगी। इसी हंगामे का फायदा उठाकर ठग दोनों भागने लगे, लेकिन सौदागर ने भी हार नहीं मानी। उसने अपने सबसे ताकतवर पहरेदार को ठगों के पीछे दौड़ा दिया। अब खेल केवल दिमाग का नहीं था, बल्कि यह एक जानलेवा दौड़ बन चुकी थी। ठगों को हवेली से बाहर निकलना था, लेकिन हर तरफ पहरेदार तैनात थे। पहला ठग एक कोने में छिप गया और धीरे से अपने साथी को इशारा किया। दूसरा ठग तेजी से भागकर हवेली की छत की ओर चढ़ने लगा। पहरेदार उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने उस पर हमला करने के लिए तलवारें उठाई, पहले ठग ने एक भारी रस्सी से लटकर पहरेदार पर झपट्टा मारा और उन्हें गिरा दिया। अब दोनों ठग हवेली की छत पर थे। नीचे गहरी खाई थी और सामने सौदागर अपने तीरंदाज के साथ खड़ा था। सौदागर ने ठगों की ओर तीर चलाने का आदेश दिया। तीर तेजी से उनकी ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने छलांग लगा दी। दोनों ठग सीधा हवेली के पिछवाड़े बने तालाब में जा गिरे। पानी के तेज छींटे के साथ वे तुरंत गहरे पानी में समा गए। सौदागर और उसके आदमी तालाब के किनारे आ गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। ठगों ने पानी के भीतर सांस रोककर खुद को बचा लिया था। वे धीरे धीरे अंधेरे में छिपते हुए तालाब के किनारे पहुंचे और जंगल की ओर भागने लगे। सौदागर को यकीन नहीं हुआ कि वे इतनी आसानी से बच गए, लेकिन वह जानता था कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ठगों को यह एहसास हो चुका था कि सौदागर से मुकाबला आसान नहीं होगा। वह जितना चालाक था, उतना ही निर्दय भी। जंगल के अंधेरे में भागते हुए ठगों को एहसास हुआ कि अब उन्हें केवल भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वे सच में इस खजाने को पाना चाहते हैं तो उन्हें सौदागर को हराना होगा। लेकिन कैसे? ठगों के दिमाग में एक नई योजना उभरने लगी। अब यह लड़ाई ठगी की नहीं, बल्कि चतुराई और ताकत की थी। गहरे जंगल में ठगों की सांसें तेज चल रही थी। भागते भागते उनके पैरों में कांटे चुभ गए थे। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सौदागर के आदमी उनके पीछे थे और वे जानते थे कि अगर पकड़ में आ गए तो मौत निश्चित थी। हवा में हल्की ठंडक थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और जंगल की रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भयावह बना रही थी। पहला ठग एक पुराने बरगद के पीछे छिप गया।
और अपने साथी को भी इशारा किया। वे दोनों धीरे धीरे सांस रोककर देख रहे थे कि क्या सौदागर के आदमी अब भी उनके पीछे है या नहीं। अचानक पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। उन्होंने झांक कर देखा, 3 आदमी मशाले लिए इधर उधर देख रहे थे। एक आदमी ठगों के छिपने के स्थान के बहुत करीब आ चुका था। ठगों ने अपने दिमाग से खेलना शुरू किया। पहला ठग धीरे धीरे पीछे सरकते हुए एक छोटे से पेड़ के पास गया और उसकी पतली टहनी तोड़कर जंगल में दूसरी दिशा में फेंक दी। जैसे ही टहनी गिरी, पहरेदार का ध्यान उस ओर चला गया। वे तुरंत मशाल लेकर उस दिशा में बढ़े। ठगों ने मौका देखकर तेजी से भागना शुरू किया। उनके पैर जमीन पर हल्के पड़ रहे थे, सांस रोककर भाग रहे थे ताकि कोई आवाज ना हो। लेकिन तभी दूसरा ठग ठोकर खाकर गिर पड़ा। सूखे पत्तों पर उसका गिरना पहरेदार के कानों तक पहुंच गया। वे तुरंत वापस मुड़े और मशालें लहराने लगे। ठगों ने खुद को संभाला और तेजी से दौड़ पड़े। अब यह दौड़ जीवन और मृत्यु के बीच की थी। भागते भागते वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे अंदर घुस गए और धीरे धीरे भीतर बढ़ने लगे। पहरेदार को अब उनका कोई निशान नहीं मिल रहा था। वे गुफा के बाहर खड़े होकर मशालें घुमाने लगे। एक ने कहा, शायद वे यहीं कहीं छिपे हैं, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। लेकिन दूसरे ने डरते हुए कहा, यह गुफा अभिशप्त है, यहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। ठगों ने यह सुना और राहत की सांस ली, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। गुफा के भीतर हल्की हल्की सरसराहट हो रही थी। कोई उनकी ओर बढ़ रहा था। वे ठहर गए। पहला ठग धीरे धीरे आगे बढ़ा और दीवार को छूकर रास्ता टटोलने लगा, लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका उनके कानों के पास से गुजरा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ तो था वहां। अचानक गुफा के अंदर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी चमक थी और वह धीरे धीरे किसी मंत्र का जाप कर रहा था। ठगों ने चौंक कर उसे देखा। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ठगों को लगा कि शायद यह कोई साधु होगा, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब गए, बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और उनका रंग खून जैसा लाल हो गया। पहले ठग ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरी गुफा में रोशनी फैल गई। वहां चारों ओर अजीब सी आकृतियां थी, जैसे किसी पुरानी सभ्यता के निशान हो। बूढ़ा धीरे से उठा और बोला, तुम्हें खजाना चाहिए है ना? ठग चौंक गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह बूढ़ा आदमी उनके बारे में सब कुछ कैसे जानता था। बूढ़ी ने आगे कहा, जिस खजाने के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, वह केवल दौलत नहीं है, बल्कि एक रहस्य है। वह खजाना जिसे सौदागर ने अपने पास रखा है, वह केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति भी है। जो इसे पा लेगा वह अपार शक्ति का मालिक बन सकता है, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी होगी। ठगों की आंखों में लालच चमकने लगा। वे अब केवल दौलत के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उस शक्ति को भी पाना चाहते थे। उन्होंने बूढ़े से पूछा, क्या हमें वह खजाना मिल सकता है? बूढ़े ने उनकी आंखों में झांका और कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सौदागर को खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक वह जिंदा है तब तक यह खजाना तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वे भागते रहे और हमेशा डर में जिए, या फिर सौदागर का सामना करें और खजाने पर हक जमाए। लेकिन सौदागर को हराना आसान नहीं था। वह चालाक भी था और ताकतवर भी। बूढ़े ने धीरे से एक छोटी सी पुड़िया उनकी ओर बढ़ाई और कहा, ये लो, जब सही समय आए इसे हवा में छोड़ देना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ठगों ने पुड़िया ली और गुफा से बाहर निकल आए। जंगल के बाहर अब अंधेरा गहरा चुका था। ठगों के मन में एक ही विचार था, अब वे शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनेंगे। सौदागर को अपनी शक्ति का अहंकार था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि खेल अब बदल चुका है। जंगल के अंधेरे में उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि यह लड़ाई अब आखिरी होगी। सौदागर ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन अब वे उसे मात देने के लिए तैयार थे। ठग अब केवल ठगी करने वाले चोर नहीं रहे, वे अब खिलाड़ी बन चुके थे और उनका अगला कदम सौदागर के अंत की ओर बढ़ रहा था। गहरी रात थी, जंगल स्याह अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन ठगों की आंखों में
एक अलग चमक थी। उनकी चाल में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी जंग होगी और अगर वे सफल हुए तो दौलत, शक्ति और सम्मान उनके कदमों में होगा। अगर असफल हुए तो मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन ठग अब डर से परे जा चुके थे। बूढ़े साधु से मिली पुड़िया को कसकर पकड़े वे जंगल के रास्तों से गुजरते हुए सौदागर की हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली में रोशनी थी, चारों ओर पहरेदार तैनात थे। अंदर सौदागर अपने तख्त पर बैठा कुछ गिनतियां कर रहा था और उसके चेले चारों ओर खड़े थे, जैसे किसी योजना पर विचार कर रहे हों। ठगों ने हवेली के पीछे की ओर जाकर अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। वे जानते थे कि सीधा हमला करना मूर्खता होगी, उन्हें चालाकी से सौदागर तक पहुंचना था। पहला ठग धीरे से दीवार पर चढ़ा और एक खिड़की से भीतर झांका। अंदर सौदागर अपने खास आदमी से बात कर रहा था। ये ठग अब तक मरे क्यों नहीं? सौदागर की आवाज में गुस्सा था। क्या हमारे आदमी इतने नालायक है कि 2 सड़क के छाप ठगों को भी नहीं पकड़ सके? ठग ने मुस्कुराकर अपने साथी की ओर देखा। वे अब पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि सौदागर के मन में उनके लिए कितना डर बैठ चुका है। दूसरा ठग धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक गुप्त दरवाजे की तलाश करने लगा। यह हवेली पुरानी थी और इसमें कई गुप्त रास्ते थे। बूढ़े साधु ने पहले ही इशारा किया था कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गुप्त दरवाजे का इस्तेमाल करना होगा। काफी जमी हुई एक दीवार के कोने में उसे हल्की सी दरार दिखी। उसने धीरे से उसे धक्का दिया और एक संकरी सुरंग खुल गई। दोनों ठग उस सुरंग में घुस गए और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। सुरंग बेहद संकरी और अंधेरी थी, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थी। चलते चलते वे एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। यहाँ हर तरफ सोने चांदी की मूर्तियां, बहुमूल्य रत्न और हीरे जवाहरात रखे थे। ठगों की आंखें चमक उठी, लेकिन उनकी असली मंजिल अभी बाकी थी। तभी उन्हें एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से देखा। एक कोने में एक युवती जंजीरों से बंधी हुई थी। वह बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता थी। ठगों ने उसके करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? युवती ने धीरे से कहा, मैं वही हूं जिसकी वजह से यह खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लग सका। ठग चौंक गए। युवती ने आगे कहा, सौदागर ने मुझे बरसों पहले कैद किया था, क्योंकि वह जानता था कि मैं ही इस खजाने की असली रखवाली हूं। पहले ठग ने तुरंत युवती की जंजीरें खोलनी चाहिए, लेकिन तभी गुफा के द्वार पर एक तेज आवाज गूंजी, तो आखिर तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। सौदागर अपनी पूरी सेना के साथ वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। तुम्हें लगा कि तुम मुझे मात दे सकते हो? उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प था, युद्ध। ठग अब निराश थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी। वे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वे केवल दौलत के पीछे भागने वाले ठग नहीं थे। उन्होंने जीवन का एक नया अर्थ खोज लिया था। युवती ने उनकी ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम क्या बनना चाहते हो, फिर से ठग या कुछ और? ठगों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गए। हवेली धूल में मिल चुकी थी। सौदागर का अंत हो चुका था और अब उनका भविष्य उनके हाथ में था। इस प्रकार 2 ठगों की कहानी एक नए मोड़ पर आकर समाप्त होती है, जहां वे अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। गांव के एक कोने में एक पुराना और बड़ा घर था, जहां 3 भाई हरि, लाखन और मोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। ये तीनों भाई किसी भी काम को करने से कतराते थे। उनके पिता सोम प्रसाद एक मेहनती किसान थे, जो सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम करने चले जाते और पूरा दिन मेहनत करते। उनकी माँ लक्ष्मी देवी घर का काम संभालती थी, लेकिन तीनों बेटों की लापरवाही और आलस से परेशान रहती थी। हरि सबसे बड़ा था, लेकिन उसे हर काम को टालने की आदत थी। जब भी माँ उसे कोई काम करने के लिए कहती, वह बहाने बना लेता, जैसे अभी बहुत धूप है, थोड़ी देर में करूंगा, या थोड़ा आराम कर लूं, फिर करूंगा। लेकिन यह थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती थी। लाखन, जो बीच का भाई था, खाने पीने का बहुत शौकीन था।
जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहा जाता, वह बहाना बना लेता कि उसे भूख लगी है और पहले कुछ खाना है। खाना खाने के बाद वह कहता कि अब उसे नींद आ रही है, और इस तरह सारा दिन बेकार ही निकल जाता था। सबसे छोटा मोहन तो सबसे ज्यादा आलसी था। उसे तो कपड़े पहनने और नहाने तक में आलस आता था। जब माँ उसे नहाने के लिए कहती तो वह हफ्तों तक टालता रहता और कहता, गर्मी में नहाने की क्या जरूरत है, और सर्दी में तो वह कहता, वैसे भी नहीं नहाना चाहिए। गांव वाले भी इन तीनों भाइयों को देखकर हंसते थे। कई बार उनके पिता ने उन्हें काम पर लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन सोम प्रसाद ने सोचा कि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये जिंदगी भर किसी काम के नहीं रहेंगे। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन पिता ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मुझे खेत में मदद की जरूरत है। तुम तीनों को अब काम सीखना होगा। यह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे लटक गए। हरि ने तुरंत कहा, बाबा, खेत में काम करना बहुत मुश्किल होता है, हमें कोई दूसरा काम दे दीजिए। लाखन ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबा, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन खेत में काम नहीं करेंगे। मोहन ने तो सीधा कह दिया, मुझे कोई भी काम पसंद नहीं, मुझे तो बस सोना पसंद है। सोम प्रसाद को अपने बेटों पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि इन बेटों को सीधे डांटने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने चुपचाप कुछ सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, अगर तुम खेत में काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम तीनों कुछ ना कुछ सीखो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिनों में अगर तुम मुझे यह साबित कर दो कि तुम बिना मेहनत किए अमीर बन सकते हो, तो मैं तुमसे कभी कोई काम नहीं करवाऊंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। तीनों भाइयों को यह शर्त बहुत आसान लगी। वे सोचने लगे कि बिना मेहनत के अमीर कैसे बना जाए। हरि ने सोचा कि अगर वह किसी अमीर आदमी से दोस्ती कर ले तो वह उसे पैसे दे सकता है। लाखन को लगा कि अगर वह कोई जुआ खेल ले तो जल्दी पैसे कमा सकता है। मोहन ने कुछ भी सोचना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे यकीन था कि वह किसी न किसी बहाने से बच ही जाएगा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी योजना के साथ निकले। हरि गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ दीनानाथ के पास गया। उसने सोचा कि वह सेठ से दोस्ती कर ले और फिर उससे उधार पैसे मांग ले। वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आप बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होता है? अगर आपको कोई अच्छा दोस्त चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सेठ ने पहले तो उसकी बात सुनी, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम दोस्ती के नाम पर मुझसे पैसे ठगना चाहते हो? सेठ ने उसे तुरंत भगा दिया। इधर लाखन ने सोचा कि अगर वह जुआ खेले तो जल्दी पैसे कमा सकता है। उसने गांव के कुछ जुआरियों से संपर्क किया और उनके साथ दांव लगाने बैठ गया। उसने अपनी जेब में रखे थोड़े बहुत पैसे लगाए, लेकिन कुछ ही देर में वह सब हार गया। लाखन को अब समझ में आया कि बिना मेहनत के पैसा कमाना आसान नहीं है। सबसे छोटा मोहन, जिसे कुछ भी करने का मन नहीं था, उसने सोचा कि अगर वह किसी को रो धोकर अपनी कहानी सुनाएगा तो शायद कोई दया करके उसे पैसे दे देगा। वह एक साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तुम खुद मेहनत क्यों नहीं करते? यह सुनकर मोहन निराश होकर वापस लौट आया। तीनों भाई घर लौटे तो उनके पिता ने पूछा, क्या तुमने बिना मेहनत के अमीर बनने का कोई तरीका खोज लिया? तीनों ने चुपचाप सिर झुका लिया। सोम प्रसाद मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम समझ गए कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली सफलता कैसे मिलती है। लेकिन यह बात सुनकर तीनों भाइयों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पिता की अगली योजना क्या होगी। वे सोच रहे थे कि शायद अब उन्हें सच में मेहनत करनी पड़ेगी, मगर असली खेल अभी बाकी था। तीनों भाई अपने पिता की बात सुनकर परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि बिना मेहनत के कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। उधर उनके पिता सोम प्रसाद ने उनके लिए एक नई योजना बना ली थी। अगली सुबह उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अब तुम लोगों के पास एक आखिरी मौका है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों इस गांव से बाहर जाकर
अपनी किस्मत आजमाओ। अगर तुम अगले 7 दिनों में कुछ ऐसा कर पाओ जिससे यह साबित हो जाए कि मेहनत के बिना भी कुछ मिल सकता है, तो मैं कभी तुमसे काम करने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तीनों भाइयों को यह चुनौती अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि घर पर बैठे रहने से अच्छा है कि वे बाहर जाएं और किस्मत आजमाएं। वे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। हरी सबसे पहले एक गांव से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक साधु रहते हैं जो हर सवाल का जवाब जानते हैं। हरी ने सोचा कि अगर वह साधु से कोई चमत्कारी उपाय पूछ ले तो शायद उसे मेहनत के बिना धन मिल जाए। वह मंदिर के अंदर गया तो देखा कि वहां एक बूढ़े साधु तपस्या कर रहे थे। हरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बिना मेहनत के अमीर बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, बेटा, संसार में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम्हें सच में कोई रास्ता चाहिए तो तुम पहाड़ी के उस पार जाओ। वहां तुम्हें एक रहस्यमयी दरवाजा मिलेगा। अगर तुम उसमें प्रवेश कर सको तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हरि को यह सुनकर खुशी हुई। वह तुरंत पहाड़ी के उस पार जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे जो दिखा वह उसे चौंकाने वाला था। वहां सच में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर लाखन गांव के बाजार में घूम रहा था। उसे एक अजीब सा आदमी मिला जो लोगों को सोने का सपना दिखा रहा था। वह कह रहा था कि उसके पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जिससे कोई भी चीज सोने में बदल सकती है। लाखन को लगा कि यही वह मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने उस आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारा पत्थर किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन यह पत्थर मैं किसी को मुफ्त में नहीं देता। इसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो यह पत्थर तुम्हारा होगा। लाखन को यह सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सच हुआ तो वह बिना मेहनत के अमीर बन सकता है। उसने परीक्षा देने का फैसला किया। आदमी ने उसे एक गहरी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा के अंदर एक रहस्यमय चीज छिपी हुई है। अगर तुम उसे ढूंढ लाओ तो यह पत्थर तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। लाखन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और लाखन डर के मारे पीछे हट गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अंदर बढ़ा। वहां उसे एक पुराना संदूक दिखा। उसने जल्दी से संदूक को खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी पीछे से वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम असफल हो गए। इस पत्थर को पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और मेहनत दोनों लगानी होगी। लाखन निराश होकर बाहर आया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका था। इधर मोहन को बिना मेहनत के कुछ पाने का सबसे आसान तरीका भी मिल गया था। वह एक जादूगर से मिला जिसने उसे एक शर्त दी। शर्त यह थी कि अगर मोहन एक रात बिना डरे जंगल में बिता ले तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। मोहन को लगा कि यह तो बहुत आसान है। उसने बिना सोचे समझे शर्त मान ली और रात में जंगल में चला गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी झाड़ियों में कुछ सरसराता, कभी दूर से किसी जानवर की आवाज आती। मोहन ने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा कि यह शर्त मानना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे तैसे रात बीती और सुबह होते ही वह भागता हुआ गांव वापस आया। उसने जादूगर से कहा, मैंने रात जंगल में बिता ली, अब मुझे इनाम दो। लेकिन जादूगर ने हंसते हुए कहा, इनाम तो उन्हें मिलता है जो अपने डर को हराते हैं। तुम तो पूरी रात डरते रहे, इसलिए तुम असफल हो गए। तीनों भाई अलग अलग रास्तों से निकले थे, लेकिन उनकी हालत एक जैसी थी। वे सब कुछ आजमा कर भी असफल रहे थे। अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। वे हार कर वापस घर लौटे और अपने पिता के सामने सिर झुका लिया। सोम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुमने बिना मेहनत के कुछ हासिल कर लिया?
तीनों भाइयों ने एक साथ सिर हिलाया और बोले, नहीं बाबा, हमने हर तरीका आजमाया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमें अब समझ में आ गया है कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। सोम प्रसाद ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन अभी तुम्हारी असली परीक्षा बाकी है। तीनों भाई चौंक गए। उन्हें लगा था कि कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब वे किसी और बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। तीनों भाइयों को लगा कि उनकी परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके पिता सोम प्रसाद की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे जानते थे कि उनके बेटे अभी भी पूरी तरह से मेहनत का महत्व नहीं समझे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अब जब तुम तीनों को यह समझ आ गया है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने सच्चे मन से यह बात सीख ली है, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें जीवन भर मेहनत करनी ही होगी। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि अब पिता उन्हें किस चुनौती में डालने वाले हैं। सोम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं भेजूंगा। इस बार परीक्षा यही होगी, इस घर में। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मिलकर इस घर के पिछवाड़े में एक खेत तैयार करो, उसमें फसल बो, और जब वह फसल तैयार हो जाए तब मैं फैसला करूंगा कि तुम मेहनत करना सीख गए हो या नहीं। तीनों भाई यह सुनकर सकते में आ गए। खेती का काम करना आसान नहीं था। अब तक उन्होंने सिर्फ आराम किया था, लेकिन अब उन्हें मिट्टी में हाथ डालना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हरि बोला, बाबा, हमें खेती का कोई अनुभव नहीं है, हम कैसे यह काम करेंगे? सोम प्रसाद मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सीखना चाहो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर तुम इस बार भी कोई चालाकी करने की सोच रहे हो तो याद रखना, इस बार तुम्हारे पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। तीनों भाइयों के पास अब कोई और चारा नहीं था। वे मान गए और खेत तैयार करने के काम में लग गए। शुरुआती कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। हरि, लाखन और मोहन को खेती का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वे जल्दी थक जाते थे। सूरज की तेज धूप में उनका काम करना मुश्किल हो रहा था। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वे काम कर रहे थे। धीरे धीरे वे सीखने लगे कि किस तरह मिट्टी तैयार करनी होती है, बीज कैसे बोए जाते हैं और पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी मेहनत रंग लाने लगी। बीज अंकुरित होने लगे और पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब तीनों भाइयों को इस काम में मजा आने लगा। वे हर रोज सुबह जल्दी उठते और खेत में काम करते। वे यह भी सीख गए थे कि किस समय पानी देना सही होता है और किस तरह से पौधों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या आ गई। एक रात जब तीनों सो रहे थे तो अचानक आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह जब तीनों भाई खेत पहुंचे तो उनका दिल टूट गया। आधे से ज्यादा फसल खराब हो चुकी थी। पानी की तेज धार ने कई पौधों को उखाड़ फेंका था और मिट्टी बह गई थी। तीनों को बहुत दुख हुआ। इतने दिनों की मेहनत पानी में बह गई थी। मोहन ने निराश होकर कहा, अब क्या फायदा? हमने इतनी मेहनत की लेकिन सब बेकार चला गया। हमें तो लगता था कि मेहनत करने से कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। लाखन ने भी दुखी होकर सिर हिला दिया। हाँ, लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। मेहनत करने के बाद भी हम हार गए। लेकिन हरि ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बाबा ने हमें यह काम सौंपा था ताकि हम सीखें, और हमने एक चीज तो सीख ही ली है। अगर हम हिम्मत हार गए तो हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमें दोबारा शुरू करना होगा। मोहन और लाखन ने उसकी बात सुनी और सोचा कि वह सही कह रहा है। उन्होंने ठान लिया कि वे दोबारा कोशिश करेंगे। इस बार उन्होंने और ज्यादा मेहनत की। उन्होंने मिट्टी को फिर से तैयार किया, बीज फिर से बोए और पौधों का अच्छे से ध्यान रखा। उन्होंने बारिश से बचने के उपाय भी सोचे और खेत के चारों ओर नाले बना दिए ताकि पानी बहकर निकल जाए और उनकी फसल बर्बाद ना हो। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद खेत में लहलहाती फसल तैयार हो गई। जब सोम प्रसाद ने यह देखा तो उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, आज मुझे खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने मेहनत का असली मतलब समझ लिया। तुमने सिर्फ फसल नहीं उगाई बल्कि खुद को भी बदल लिया है। अब तुम सच में मेहनती बन गए हो।
तीनों भाई मुस्कुराए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत का असली आनंद क्या होता है। ये सिर्फ काम करने की मजबूरी नहीं, बल्कि एक उपलब्धि का एहसास भी था। अब उनके मन में कोई आलस नहीं बचा था। वे समझ गए थे कि मेहनत ही जीवन का असली आधार है। तीनों भाइयों ने मेहनत करने की आदत डाल ली थी, लेकिन अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। खेत में काम करने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, लेकिन क्या वे इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते थे? सोम प्रसाद को अभी भी संदेह था कि उनके बेटे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए मेहनत कर रहे हैं या सच में बदल गए हैं। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक और चुनौती देनी चाहिए, एक ऐसी चुनौती जो उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दे। एक दिन उन्होंने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुम लोगों ने खेत में मेहनत की, फसल उगाई और मुझे यह दिखाया कि तुम मेहनत कर सकते हो, लेकिन क्या तुम अब भी मेहनत करना जारी रखोगे जब तुम्हें कोई मजबूरी ना हो? हरि, लाखन और मोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ नहीं पाए कि पिता का इशारा किस तरफ है। सोम प्रसाद ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अब मैं तुम लोगों को इस घर से कुछ दिनों के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। तुम्हें अपने दम पर रहना होगा, अपने लिए कमाना होगा और बिना किसी सहारे के खुद को साबित करना होगा। अगर तुमने यह कर लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बदल चुके हो, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकलना पड़ेगा। तीनों भाइयों को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने सोचा कि अब तक की परीक्षा ही काफी कठिन थी, लेकिन यह तो और भी मुश्किल थी। हरि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है बाबा, हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं। सोम प्रसाद ने तीनों को थोड़े पैसे दिए और कहा कि वे अपने दम पर कमाई करें और 1 महीने बाद लौट कर दिखाएं कि वे कैसे गुजारे। तीनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते चुने। हरि एक दूसरे गांव चला गया, जहां उसे एक बढ़ई की दुकान पर काम मिल गया। शुरुआत में उसे सिर्फ लकड़ी काटने और सफाई करने का काम दिया गया। ये काम मुश्किल था, लेकिन उसने बिना शिकायत किए इसे किया। धीरे धीरे बढ़ई ने देखा कि हरि मेहनती है और उसने उसे कारीगरी सिखानी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों में ही हरि ने लकड़ी काटने, छीलने और खूबसूरत सामान बनाने की कला सीख ली। अब वह बढ़ई के लिए अच्छी कमाई करने लगा। लाखन ने एक कस्बे में जाकर नौकरी की तलाश की। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया, जहां उसे मिठाइयां बनाने का काम सिखाया गया। शुरुआत में उसे सिर्फ बर्तन धोने और सफाई करने का काम मिला, लेकिन वह धैर्य से सब सीखता रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि हलवाई कैसे मिठाइयां बनाता है और उसने खुद भी कोशिश करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसने इतनी अच्छी मिठाइयां बनानी सीख ली कि हलवाई ने उसे अपनी दुकान में एक स्थायी नौकरी दे दी। मोहन को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। वह आलसी स्वभाव का था और मेहनत से बचने की कोशिश करता था। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती, जिससे वह बचना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह कोई आसान तरीका ढूंढ सके तो बिना ज्यादा मेहनत के पैसे कमा सकता है। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे करतब दिखाकर पैसे कमा रहे थे। उसने सोचा कि यह तो आसान तरीका है और उसने भी एक साधारण सा खेल दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह काम करना नहीं आता था, इसलिए लोग उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कई दिन गुजर गए और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब उसे समझ आ गया कि मेहनत से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसने एक मजदूर से मदद मांगी और निर्माण कार्य में काम करने लगा। ये काम बहुत कठिन था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। धीरे धीरे उसने भी काम सीख लिया और मेहनत करने लगा। तीनों भाई 1 महीने बाद अपने गांव लौटे। हरि और लाखन तो खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन मोहन अब भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सोम प्रसाद ने जब अपने बेटों की कहानियां सुनी तो उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने देखा कि अब उनके बेटे सच में बदल चुके थे। उन्होंने मेहनत का मूल्य समझ लिया था और अब वे आलसी नहीं रहे थे। सोम प्रसाद ने तीनों को गले लगाया और कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरे बेटे अब आलसी नहीं है। अब तुम सच में मेहनती बन गए हो। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। अब वे जानते थे कि मेहनत ही सच्चा सुख देती है। गांव लौटने के बाद तीनों भाइयों के जीवन में बहुत बदलाव आ चुका था। जो लड़के कभी बिस्तर छोड़ने में आलस महसूस करते थे,
अब सूरज निकलने से पहले जाग जाते और काम में जुट जाते। सोम प्रसाद को यह देखकर अपार खुशी हुई कि उनके बेटे सच में मेहनती बन गए हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा या फिर कुछ समय बाद वे अपने पुराने स्वभाव में लौट आएंगे। ये देखने के लिए उन्होंने एक आखिरी परीक्षा ली। सोम प्रसाद ने अपने बेटों से कहा, अब तुम लोगों ने मेहनत करना सीख लिया है, लेकिन क्या तुम अपनी कमाई से अपनी जिंदगी चला सकते हो? मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन खुद बनाओ। तुम्हें यह घर छोड़कर अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से कितनी ऊंचाई तक पहुँच सकते हो। तीनों भाई अपने पिता का यह निर्णय सुनकर पहले तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन अब वे इतने आत्मनिर्भर हो चुके थे कि उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे अब गांव से बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उनका मनोबल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हरी ने अपने बढ़ईगिरी के हुनर को और निखारने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि शहर में लकड़ी के बढ़िया फर्नीचर की काफी मांग है। वह शहर पहुंचा और एक बड़े फर्नीचर व्यापारी के पास काम करने लगा। वह अपने हाथों से इतने सुंदर और मजबूत फर्नीचर बनाने लगा कि जल्द ही लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक छोटी दुकान खोल ली और उसका नाम होने लगा। लाखन ने मिठाइयाँ बनाने में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने खुद के हाथ से बनी मिठाइयाँ बेच सके तो इससे उसका नाम हो सकता है। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी अनोखी मिठाइयों की वजह से जल्द ही उसका व्यापार चल निकला। उसकी दुकान की मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। वह अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो गया था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने हमेशा आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। अब उसने फैसला किया कि वह किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं करेगा, बल्कि मेहनत से अपना भविष्य बनाएगा। उसने निर्माण कार्य में अपनी रुचि विकसित कर ली थी और उसने एक ठेकेदार के अधीन काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने निर्माण का पूरा काम सीख लिया और कुछ वर्षों में खुद ठेकेदारी करने लगा। अब वह एक सफल ठेकेदार बन गया था और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करने लगे थे। समय बीतता गया। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी मेहनत से एक अच्छी जिंदगी बना ली थी। वे पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन चुके थे। कुछ वर्षों बाद वे अपने माता पिता से मिलने गांव लौटे। जब सोम प्रसाद ने देखा कि उनके तीनों बेटे अब सफल और मेहनती बन गए हैं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, मुझे आज तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, तब तक तुम कभी असफल नहीं हो सकते। तीनों भाइयों ने भी अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, आपकी सिखाई हुई बातों ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर आप हमें मेहनत करने की सीख ना देते तो आज भी हम आलसी होते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके होते। गांव के लोग भी यह देखकर चकित थे कि जो तीन भाई कभी सबसे बड़े आलसी हुआ करते थे, वे अब गांव के सबसे सफल और मेहनती इंसान बन चुके थे। लोग उनकी कहानियां सुनकर अपने बच्चों को मेहनत करने की सीख देने लगे। इस तरह तीनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे अब अपने अपने क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली थी, वह थी उनकी मेहनत और लगन। वे अब जानते थे कि जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो आलस को त्याग कर परिश्रम का रास्ता अपनाना ही एकमात्र उपाय है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग मेहनत से भागते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो श्रम को अपनाते हैं वे हर कठिनाई को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तीनों भाइयों ने आलस को त्याग कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें भी आलस को छोड़कर कड़ी मेहनत करनी होगी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माता पिता की सीख और अनुशासन जीवन को सही दिशा में ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वे समय पर अपने बच्चों को सही राह दिखाएं तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अतः हमें हमेशा मेहनत, लगन और ईमानदारी से
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही 3 गुण हमें असली सफलता और सम्मान दिलाते हैं।